ठीक है, चलो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ये है क्लास 9 का चैप्टर अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसके अकॉर्डिंग। तो कुछ कुछ नए टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं, कुछ कुछ पुराने टॉपिक्स ही हैं, तो सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये टॉपिक्स जो है ये नया ऐड हुआ है एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, अब किस तरह से लाइफ ओरिजिनेट हुआ है। तो यहां पे अगर हम लोग डिस्कस करें तो लाइफ लाइकली बिगेन इन वाटर। लाइफ कहां पे शुरुआत हुआ है लाइफ का? वाटर में। ठीक है, तो ये आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, पहले भी सुने होंगे इस बात को कि जो ऑर्गेनिज्म था, जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो था वो कहां से आया था? पानी से आया था। एक्वेटिक लाइफ जो है वो पहले फॉर्म हुआ था। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग जाने तो हॉट स्प्रिंग्स कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे नेचुरल तरीके से जो है बॉइलिंग वाटर निकलता है, अर्थ के अंदर से बॉइलिंग वाटर निकलता है, जिसको कहते हैं हॉट स्प्रिंग्स। बहुत ही गर्म रहता है वहां का टेम्परेचर। जैसे कि एक इंडिया में पूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स, इंडिया में पाया जाता है पूगा वैली हॉट स्प्रिंग्स, जो कहां पे है? लद्दाख में। ठीक है, अब इसी हॉट स्प्रिंग्स में टेम्परेचर्स आर नियरली एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अभी बताया मैंने कि हॉट स्प्रिंग्स का जो टेम्परेचर होता है नियरली कितना होता है? बॉइलिंग वाटर के आसपास होता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। कंडीशन सिमिलर टू अर्थ, अर्ली अर्थ 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। अब यहां का जो कंडीशंस है, अब आप लोग अगर थोड़ा बहुत अगर जानते हैं अर्थ का ओरिजिन, तो अर्थ का जब ओरिजिन हुआ था उस दौरान क्या है कि अर्थ का जो टेम्परेचर था वो बहुत ही हाई था। ठीक है, टेम्परेचर जो था अर्थ का बहुत हाई था। अर्ली ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस हुए थे वहां पे? थर्मोफिल्स। अब थर्मोफिल्स क्या होता है? थर्मोफिल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? एक्सट्रीम हीट कंडीशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मोफिल्स का मतलब क्या हुआ? हीट लविंग। हीट लविंग मतलब थर्मो का मतलब हुआ हीट, फिल्स का मतलब हुआ लविंग। थर्मोफिल्स हीट लविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया। यूनिसेल्युलर बैक्टीरिया, सिंगल सेल के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, लिव्स इन हॉट स्प्रिंग्स। कहां पाया जाता है? हॉट स्प्रिंग्स में। उसके बाद रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स, ये भी एक नया चीज है जो न्यू एनसीईआरटी में ऐड हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये हॉट स्प्रिंग्स के चारों तरफ डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट्स का एक लेयर बन जाता है हॉट स्प्रिंग्स के चारों तरफ, जो क्या करता है? प्रोटेक्टेड अर्ली मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रेडिएशन एंड हार्श कंडीशंस। मतलब कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स उस दौरान जब जन्म लिए थे, जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे, उनको प्रोटेक्ट करता था। किससे? हीट से, एक्सट्रीम कंडीशन से उसको प्रोटेक्ट करता था। हेल्प्ड फॉर्म द फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन। और कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपॉजिट है इसी के वजह से पहला सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी हुआ। और सेल मेम्ब्रेन भी हम लोग जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है सेल का। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो न्यू एनसीईआरटी में ऐड किया गया है। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल्स। ये यहां पे छूट गया है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे क्या चीज से बने हैं? सेल से बने हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर आप लोग देखें तो दो तरह के आपको ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं। पहला क्या है? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से बने हैं।
ठीक है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसमें क्या होता है, मेनी सेल्स पाया जाता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं उसमें, बिलियंस ऑफ सेल्स पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इनका कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिया गया है। एक हो गया पैरामेशियम, एक है अमीबा, एक है ईस्ट और एक है यूग्लिना। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो बहुत सारे आप लोग जानते हैं, ट्री हो गया, प्लांट हो गया, डॉग हो गया, मशरूम्स हो गया, फंगस हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे किस में आते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। अब ये जो मल्टी सेलुलर बना कैसे, मल्टी सेलुलर बना कैसे होगा, यूनिसेलुलर से ही मल्टी सेलुलर बना है। तो अगर सेल का कंपोजिशन को अगर हम लोग पढ़े तो सबसे पहले क्या आता है, सेल। सबसे पहले क्या आता है, सेल, ठीक है। सेल का जब हम लोग ग्रुपिंग करते हैं तब बनता है टिश्यू। सेल को जब हम लोग ग्रुप्स में बांटते हैं तब बनता है टिश्यू। तो टिश्यू का अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़े होंगे तो हालांकि अगला चैप्टर जो है वो टिश्यू ही है। तो सेल के बाद बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनता है ऑर्गन, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बनता है ऑर्गन। और बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलजुल कर काम करते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो सबसे पहले आता है सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बना टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से मिलकर के बना ऑर्गन्स, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन से मिलकर के बना ऑर्गन सिस्टम। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से चलता है। तो सबसे पहले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनमें क्या हुआ, टिश्यूज बनने लगा। उनमें क्या हुआ, टिश्यूज बनने लगा। टिश्यूज से बन करके बहुत सारे ऑर्गन्स बने और बहुत सारे ऑर्गन्स काम करने लगे साथ में, तो ऑर्गन सिस्टम बना। जैसे कि ये एक डॉग है, ये डॉग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो है ही, प्लस इसके पास क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। इसके पास क्या पाया जाता है, ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो साथ मिलजुल कर काम करते हैं। इसका आईज हो गया, टंग हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ये सारे ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तब जाकर के ये ऑर्गेनिज्म जो है ये सर्वाइव करता है। तो इस तरह से ये हो गया बॉडी इसका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल, तो डिस्कवरी ऑफ सेल में तो सबसे मेन जो सेल का डिस्कवरी का क्रेडिट जिसको दिया जाता है, तो क्रेडिट दिया जाता है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने सबसे फर्स्ट टाइम सेल को डिस्कवर किया था, ऑब्जर्व किया था अपने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से, ठीक है। इस तरह का माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था जो कैपेबल था लगभग 100 to 200 टाइम मैग्निफिकेशन का, ठीक है। लगभग 200 टाइम मैग्निफिकेशन करके वो सेल्स को ऑब्जर्व किए थे। तो पहला जो हुक्स का ऑब्जर्वेशन था वो क्या था, डेड सेल्स ऑफ कॉर्क। अब कॉर्क क्या होता है, लकड़ी से बनता है। लकड़ी का जो कवर होता है, वुड का बेसिकली जो कवर होता है जिसको बार्क कहते हैं, उससे बनता है कॉर्क। ये कॉर्क आप लोग देखे होंगे लैब वगैरह में, जो केमिकल्स वगैरह होते हैं उनके बॉटल के ढक्कन बनाए जाते हैं इससे, कॉर्क से। अब उसको कैसा सेल्स दिखाई दिया था, तो डेड सेल्स दिखे थे। रॉबर्ट हुक ने क्या सेल्स को डिस्कवर किया था, डेड सेल्स को। फिर भी इसको क्रेडिट मिलता है कि डिस्कवरी ऑफ सेल का क्रेडिट। ऑब्जर्व द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर ए माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर, अपना खुद का बनाया हुआ माइक्रोस्कोप के अंदर ये सेल को डिस्कवर किया था। कॉर्क का एक पतला सा थिन स्लाइस लिया था और माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, तो उसको इस तरह के पैटर्न दिखाई दिए थे, हनीकॉम्ब पैटर्न, इसको कहते हैं हनीकॉम्ब पैटर्न। फिर नेक्स्ट अगर आते हैं तो लिविंग सेल्स का डिस्कवरी कौन किया है, तो लिविंग सेल्स का डिस्कवरी करने वाले थे एंटोनी वैन लीeuwenhoek। इसको एंटोन वैन लीeuwenhoek भी बोला जाता है। कब किया था, 1674 में। 1674 में लिविंग सेल्स का डिस्कवरी हुआ था। ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। कहां पे देखा था, पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में। और
बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ जैसे ऑर्गेनिजम्स इनको दिखे थे पानी में, ठीक है। फिर आते हैं सेल थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी क्या है? तो सेल थ्योरी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनसे मिलकर के बना है, जो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। जैसे कि सेल थ्योरी का सबसे मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो है मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडर श्वान। इन दोनों ने मिलकर के सेल थ्योरी को प्रपोज किया है। सेल थ्योरी इन दोनों के द्वारा दिया गया है। अब मैथियस स्क्लेडन क्या बताए थे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं सब किससे बने हैं? सेल से बने हैं। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे बने हैं? सेल से बने हैं। और श्वान ने बताया था जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे सेल से बने हैं। तो इन दोनों के जो पॉइंट्स है उनको यूज करके सेल थ्योरी बना है। पहला पॉइंट, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो प्लांट भी एक लिविंग थिंग है, एनिमल भी एक लिविंग थिंग है। दोनों के पॉइंट को मिला करके बना है ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो ये है सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल का आप डेफिनेशन जब पढ़ते हो तो सेल को डेफिनेशन ये लिखते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि सेल से ही मिलकर के बना है पूरा का पूरा ऑर्गेनिजम्स, और जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होते हैं वो सारे के सारे सेल के अंदर ही होता है, जिसके वजह से उसको कहते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। फंक्शनल भी, सिर्फ स्ट्रक्चरल नहीं, फंक्शंस भी। जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहे हैं, सेल्स के मदद से ही हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर आएंगे तो न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हवा से क्रिएट हो गया है। जितने भी सेल्स हैं वो एक पुराने सेल्स का डिवीजन होता है, उससे ही नया सेल बनता है। अब ये जो पॉइंट है, थर्ड वाला पॉइंट, एवरी सेल इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो है एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जिनका नाम था रूडोल्फ वर्चो। इन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था ये पॉइंट। इन्होंने कहा था एक बहुत ही ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, एक पॉइंट कहा था, एक लाइन कहा था इन्होंने, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसी का मतलब होता है, इसको जब आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में तो इसका होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स जो होते हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ पॉइंट्स है जो न्यू ऐड हुआ है एनसीईआरटी में माइक्रोस्कोप के बारे में। तो थोड़ी सी बातें माइक्रोस्कोप के बारे में भी कर लिया जाए। अब माइक्रोस्कोप क्या होता है? तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके मदद से आप छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, जो आपको नेकेड आई से नहीं दिखता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोस्कोप। तो ये डायग्राम एनसीईआरटी का है। ये एक स्ट्रक्चर है किसका? लाइट माइक्रोस्कोप का। लाइट माइक्रोस्कोप मतलब यहाँ पे लाइट के मदद से आप ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। अब लाइट माइक्रोस्कोप जो है इसमें क्या है? यूजेज अ कॉन्वेक्स लेंस। किस तरह का लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, कॉन्वेक्स लेंस का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा दिखता है। तो ऐसे कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो या तो ये एक सिंगल लेंस हो सकता है या तो एक से ज्यादा हो सकता है। तो अगर सिंगल लेंस हुआ, सिर्फ अगर सिंगल लेंस यूज करेंगे तो सिंगल लेंस वाले माइक्रोस्कोप को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंगल लेंस वाले माइक्रोस्कोप को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। और एक से ज्यादा अगर लेंस हो गया तो उसको कहते हैं मोर देन वन लेंसेज। इसे कहते हैं हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
एक लेंस हुआ तो सिंपल माइक्रोस्कोप, एक से ज्यादा लेंस हुआ तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे जो ये डायग्राम दिया गया है ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम है। ये आई पीस है, यहाँ पे भी एक लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंसेज, यहाँ पे भी बहुत सारे लेंस होते हैं, इनका मैग्निफिकेशन कैपेसिटी अलग अलग होता है। तो जैसे जनरली आप लोग अगर कभी गए होंगे बायोलॉजी लैब में, तो वहां पे आप लोग जो माइक्रोस्कोप देखते हैं उसमें दो तरह का ऑब्जेक्टिव लेंस होता है। एक होता है 10x और एक होता है 40x। दो तरह के लेंस बेसिकली देखे जाते हैं, 10x और 40x, जो आपके मैग्निफिकेशन को 100 टाइम्स या तो 400 टाइम्स बढ़ा सकता है। और ये उसके पार्ट्स हैं, ये नॉब है, इससे एडजस्ट किया जाता है आई पीस को। ये हैंडल है उसका, ये बेस है, यहाँ पे हम लोग स्लाइड रखते हैं। ये जो स्टेज है, इस स्टेज पे हम लोग रखते हैं स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड रखा जाता है। और ये मिरर है, मिरर को एडजस्ट किया जाता है ताकि लाइट जो है यहां से पास हो सके, क्योंकि यहाँ ये क्या है, एक लाइट माइक्रोस्कोप है, तो लाइट के मदद से यहाँ पे आप ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। अब की लेंसेज में क्या क्या आता है, तो दो तरह का मेन लेंस होता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई पीस। तो ये है आई पीस और ये दो लेंसेज जो है इनको कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, आप टोटल मैग्निफिकेशन कैसे बताते हैं कि आप कितना मैग्नीफाई किए हैं। तो अगर इसको एक एग्जांपल की तरह समझे, तो अगर आई पीस का मैग्निफिकेशन पावर 10x है और ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन पावर 40x है, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बनेगा 400x, मतलब कि 400 टाइम्स बिगर आपको इमेज देखने को यहां पे मिलेगा, मैग्नीफाई हो जाएगा। तो आई पीस का जो पावर है और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो पावर है, दोनों को मल्टीप्लाई जब किया जाता है तो बनता है मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन। तो एग्जांपल यहां दिया हुआ है, एक 10x का आई पीस है और एक 10x का ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो कितना हो जाएगा टोटल मैग्निफिकेशन, 100x। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो न्यू एनसीईआरटी में दिया गया है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो इसी के मदद से आप नए नए ऑर्गेनिजम्स जो है, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंट सेल्स, तो यहां पे कुछ कुछ अलग अलग सेल्स, ठीक है, बहुत सारे सेल्स यहां पे हैं। तो एक हो गया बैक्टीरियल सेल, ये है बैक्टीरिया का सेल, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है, ये न्यूरॉन है जो नर्व सेल होता है, नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं और ये व्हाइट ब्लड सेल्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे इस स्लाइड में है। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि लार्जेस्ट सेल, लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल और स्मॉलेस्ट सेल। तो लार्जेस्ट सेल क्या है, होता है ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो होता है लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, न्यूरॉन। लॉन्गेस्ट सेल क्या है, न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन है ये लॉन्गेस्ट सेल है, सबसे लंबा सेल। और स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा क्या है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। ये क्या है, बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जब डिस्कवर किया गया था तो इसका नाम कुछ और था, डिस्कवरी के दौरान इसका नाम कुछ और था, इसका नाम रखा गया था PPLO। डिस्कवरी के दौरान इसका नाम रखा गया था PPLO। PPLO का मतलब होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो
तो ये उसका डिस्कवरी के दौरान पीपीएलओ नाम रखा गया था। बाद में आगे चल करके उसका नाम रखा गया माइकोप्लाज्मा, जो क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है। ये है स्मॉलेस्ट सेल। तो यहाँ पे आप लोग जान लिए लार्जेस्ट सेल क्या होता है, ऑस्ट्रिच एग, लॉन्गेस्ट सेल क्या होता है, न्यूरॉन, और स्मॉलेस्ट सेल क्या होता है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। हाँ, तो ये है कुछ एनसीईआरटी का डेटा। एनसीईआरटी पे ये टेबल दिया गया है। ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी का है। तो साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से नहीं, उनके न्यूक्लियस के टाइप से। तो ये जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन क्या किया। तो ये कंपैरिजन किसके बेसिस पे होता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बेसिस पे दो तरह के आपको सेल्स देखने को मिलते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और एक होता है यूकैरियोटिक सेल। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स का बीच में कंपैरिजन है कुछ, जैसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब पुराना न्यूक्लियस। ठीक है, तो पुराना न्यूक्लियस किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में पुराना न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है, उसके बाद डायमीटर, साइज अगर देखें सेल का, तो प्रोकैरियोटिक सेल का टिपिकल साइज क्या होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर्स। ठीक है, और यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स इन एन ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जनरली कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर, सिंगल सेल के बने हुए। और मल्टी सेल्युलर और यूनिसेल्युलर दोनों ही आपको देखा जा सकता है यूकैरियोटिक सेल में। अब जैसे कि ये यूनिसेल्युलर, यूकैरियोटिक में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, तो वो होता है ईस्ट। ईस्ट सभी जानते हैं। ईस्ट क्या है, एक तरह का फंजाई है, एक तरह का फंजाई है। ये जो ईस्ट है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी है, प्लस ये यूनिसेल्युलर होता है, ये मल्टी सेल्युलर नहीं होता। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स में, लगभग सारे के सारे क्या है, मल्टी सेल्युलर। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा कंपैरिजन। चौथे कंपैरिजन में अगर देखें तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, मतलब कि जितने भी सेल के अंदर ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं उनके चारों तरफ कोई कवर है या नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस सबसे मेन टॉपिक जो है, इसका सबसे मेन क्राइटेरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का, मतलब न्यूक्लियस इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये क्या है, एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ बैक्टीरियल सेल। ठीक है, ये क्या है, एक बैक्टीरियल सेल है, और ये है एक एनिमल सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है, ये है एक एनिमल सेल। तो ये प्रोकैरियोटिक हो गया और ये यूकैरियोटिक हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगर, हाँ, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में दिया गया है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं सेल के अंदर में, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिलते हैं। इसमें कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो प्लांट्स में पाया जाता है सिर्फ, और कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनल्स हैं जो दोनों में पाया जाता है। तो सबसे पहला मेन ऑर्गेनल क्या है, न्यूक्लियस। मेन ऑर्गेनल क्या है, न्यूक्लियस। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, साइटोस्केलेटन। तो ये कुछ कुछ ऑर्गेनल्स है। तो इन ऑर्गेनल्स के बारे में और डिटेल में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आप नेक्स्ट वाला वीडियो भी आ जाएगा कुछ ही समय में।
तो आज के वीडियो में इतना ही। इन जितने भी ऑर्गेनल्स है इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।